कल हमने इंटरसेल्युलर एक्लिमेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कि हाफ फ्लाइट कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फोकल हाइपर पिगमेंटेशन से। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा रह गया था। नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया था, फैटी लीवर भी पढ़ लिया था, और इंक्रीज एंट्री ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हमने, ये भी। एंडोजीनियस पिगमेंटेशन पढ़ लिया था, मेलानिन भी पढ़ लिया था हमने, वेरियस डिसऑर्डर ऑफ मेलानिन पिगमेंटेशन ये भी पढ़ लिया था हमने। हमें यहाँ से शुरू करना है फोकर हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक, तो फोकर हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर पहला आता है तुम्हारा कैफी आइलेट स्पॉट्स। ठीक है, ये क्या है, पिगमेंटेटेड पैचेस होते हैं जो कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एंड अल्ब्राइट सिंड्रोम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक कंडीशंस हैं न्यूरोफाइब्रोमेट्स और तुम्हारा अल्ब्राइट सिंड्रोम। ठीक है, तो न्यूरोफाइब्रोमेट्स देख सकते हैं, राइट साइड में आपको इमेज दिख रही है, ये न्यूरोफाइब्रोमेट्स की कंडीशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये पैचेस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कैफ्यूलेट स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन को। देखो, हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है कि पिगमेंटेशन कलर जो वहाँ पे कलर सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये देखो पूरे रेड दिख रहा है। ठीक है, और कलर ऐसा नहीं कि रेड ही हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो इसमें एक स्पॉट ये भी दिख रहा है, कैफ स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन जनरली मोस्ट ऑफ द फाइटोफोटो फाइटोफोटो पिगमेंटेशन एक रिएक्शन होती है जो कि बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सन से प्राप्त होती हैं उससे, और कोई केमिकल होता है सोरेलिन, अगर उन दोनों के कम मतलब कंबाइन हो रहे हैं या दोनों का रिएक्शन हो रही है, तब जाके मोस्ट ऑफ द हाइपर पिगमेंटेशन ये मतलब प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं पिगमेंटेड पैचेस दिखाई देते हैं न्यूरोफाइब्रोमेट्रिसिस और अल्ब्राइट सिंड्रोम में ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द। इनके में क्या होता है, सोरेलिन पेशेंट की सोरेलिन केमिकल अप्लाई किया जाता है, तो ये अगर बाहर निकलते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ते ही इसमें फाइटोफोटो रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये हाइपर पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। ठीक है, इट इज़ ए कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल पेरी ओरल पिगमेंटेशन। ये तुम्हारा जो प्यूट्स जेगेसर सिंड्रोम है, ये क्या बोलते हैं, पेरी ओरल पिगमेंटेशन को जो होता है, लिप्स उप्स पे देखा होगा तुमने, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ड्राइनेस बहुत रेयर ये भी होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तो पेरी ओरल पिगमेंटेशन, पेरी ओरल का मतलब है, पेरी मतलब किनारे, ओरल के मतलब मुंह के अंदर नहीं, मुंह बाहरी एरिया में, जैसे लिप्स हो गया, ठीक है, या टंग के आसपास, ऐसी जगहों पे क्या होता है, डिस्कलरेशन होने लगता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूर्ज जेगर्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेलानोसिस कोली। मेलानोसिस कोली इज अ पिगमेंटेशन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द कोलोन। ठीक है, मेलानोसिस कोलाई इज अ पिगमेंटेशन। ये मेलानोसिस कोलाई क्या होता है, ये लेयर होती है तुम्हारी कि छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अब कोलोन क्या है, बड़ी आंत का ही पार्ट है, तो और स्टमक इन सब की लेयर होती है अंदर, सिरोसा म्यूकोसा सब म्यूकोसा। ठीक है, तो उसमें जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे डिकलरेशन जब हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए, ये म्यूकोसा लेयर, किसी म्यूकोसा लेयर, कोलोन की म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पर डिकलरेशन हो गया है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोसिस कोलाई बोलते हैं। ठीक है, कोलोन से ही कोलोनाई बना है। ठीक है, मेलोनिस मतलब मेलोन मतलब कलर, डिस्कलरेशन होना। ठीक, आया समझ में। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जनरलाइज हाइपोपिगमेंटेशन, तो हाइपोपिगमेंटेशन हम लोग देखते हैं इसमें, अल्बिनिज्म इज एन एक्सट्रीम डिग्री ऑफ जनरलाइज हाइपोपिगमेंटेशन इन विच टायरोसिनेज
एंजाइम इज जनरली डिफेक्टिव एंड नो मेलानिन इज फॉर्म्ड इन द मेलानोसाइट, ठीक है। तो अल्बिनिज्म एक क्या बोलते हैं कंडीशन है जो एक्सट्रीम लेवल का क्या है, हाइपोपिगमेंटेशन है, मतलब जिसमें क्या है कलर धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है, ठीक है। तो क्यों होता है, इन विच टायरोसिनेज एंजाइम इज जनरली डिफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, कोई कमी आ जाती है, वर्क ही नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है मिलेनिन जो है, मिलेनिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिलेनोसाइट में मिलेनिन फॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा कलर का प्रोडक्शन जो होगा डिसअपेरेंट ज़्यादा तेजी से होगा, ठीक है। Oculocutaneous albinos, oculocutaneous albinos भी एक condition है, have a no pigment in the skin and have a blonde hair, poor vision and severe photophobia, ठीक है। तो ओकोलो ओकोलो का मतलब ही क्या है, ओकोलो का मतलब है आँख से रिलेटेड, ठीक है। क्यूटेनियस एल्बिनोज हैव नो पिगमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें पिगमेंट नहीं होता, मतलब कलर फैक्टर्स नहीं होते हैं स्किन में, ठीक है। और हेयर क्या होता है, ब्लॉन्ड हेयर होता है, और विजन पुअर होती है, पूरा क्लियर नहीं दिखता है, एंड सीवियर फोटोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया मतलब कि लाइट से डर, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डरना, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। लाइट वाली जगह या लाइट से ही क्या होता है पेशेंट को डर लगने लगता है बहुत ज़्यादा। दे आर हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट, तो ऐसे दोनों कंडीशन जो हैं कोलोक्यूटेनियस में क्या है, जो पेशेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, किससे, लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। क्रोनिक सन एक्सपोजर में लीड टू प्री कैंसरस लेजन एंड स्क्वेमस एंड बेसल सेल कैंसर ऑफ द स्किन इन सच इंडिविजुअल्स। तो ये कह रहा है कि क्रोनिक सन एक्सपोजर अगर इन ये ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है प्री कैंसरस, कैंसर से स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसके सेल्स में लेजन, ठीक है, ऐसे सेल्स कैंसर सेल प्रोडक्शन होने लगेंगे और घाव बनने लगेंगे, और स्क्वामस और बेसल कैंसर क्या करेंगे स्किन में अलग अलग टिश्यूज में दिखाई देना शुरू होने लगेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। आता है अगला लोकलाइज हाइपो पिगमेंटेशन। लोकलाइज हाइपो पिगमेंटेशन मतलब किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में हाइपो पिगमेंटेशन मतलब डिस्कलरेशन होना, ठीक है। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा एक कंडीशन है, ठीक है, जो लोकलाइज हाइपो पिगमेंटेशन का ही पार्ट है। इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, क्या है, ऑटो इम्यून कंडीशन विथ लोकलाइज लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑटो इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम खुद क्या करता है अपने ऊपर ही अटैक कर रहा है, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसमें क्या होता है पिगमेंटेशन स्किन का क्या होता है कलर डिस्कलरेशन होने लगता है, लॉस होने लगता है किसी लोकल प्लेस पे, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें, ऑटो इम्यून कंडीशन है, ठीक है, और लोकलाइज लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। लोकलाइज मतलब लोकल एरिया में पिगमेंटेशन का लॉस होने लगता है, ठीक है। सेकंड विटिलिगो, विटिलिगो जनरली देखा होगा कई लोगों घर में भी आस पड़ोस देखा होगा लोगों को, वाइट वाइट हो जाता है फेस पे, कुछ हो जाता है, कुछ के थाइज में हाथों में होने लगता है, फुट में होने लगता है, ठीक है। विटिलिगो इज ए लोकल हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड इज मोर कॉमन, इट में हैव अ फैमिलियल टेंडेंसी। तो मैंने बताया बहुत कॉमन है ये, ठीक है। हाइपरपिगमेंटेशन में डिस्कलरेशन होने लगता है, ठीक है, और बहुत कॉमन है, और फैमिलियल टेंडेंसी मतलब फैमिली फैमिली में दिखाई देने लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड फोकल हाइपरपिगमेंटेशन। एक्वायर्ड मतलब जो हम अ, किसी के थ्रू या कहीं से हम लोग उसको किसी के थ्रू इन्फेक्शन के थ्रू या किसी और के थ्रू हमारे अंदर बॉडी में आ रहा है उसको एक्वायर्ड फोकल हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं। कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज सच एज लेप्रोसी, हीलिंग ऑफ वुंड्स, डीएलई, रेडिएशन, डर्मेटाइटिस इटीसी। तो मैंने बोला कि एक्वायर्ड मतलब किसी के इन्फेक्शियस पर्सन से लेना, ठीक है। तो जैसे कि लेप्रोसी पेशेंट जो होता है जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है उससे ले लिया, ठीक है। और किसी को घाव हुआ है और उसको अगर हम लोग बार बार टच कर रहे हो हमको टच कर तो उसकी वजह से उसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन डर्मेटाइटिस हो सकता है, जैसे किसी रेडिएशन में आप रह रहे हैं, ठीक, किसी रेडिएशन में आप बहुत देर रह रहे हैं और रेडिएशन की वजह से भी आपको क्या हो सकता है हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, ठीक है। अभी हमने हाइपो हाइपर पढ़ लिया, हम लोग क्या देखेंगे आगे, मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, मेलानिन के बेस पे जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला आता है अल्का पोटोन्यूरिया, ठीक है, अल्का पोटोन्यूरिया।
दिस इज अ रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, एक तरह से क्या है, इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोला गया है इसको। ठीक है, रेयर होता है बहुत, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इन विच देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ एन ऑक्सीडेज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेनेटिस acid. The latter then accumulates in the tissue and is extracted in the urine। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डिफिशेंसी हो जाती है एक एंजाइम की, उसका नाम होता है ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाती है, किसकी, ऑक्सीडेज एंजाइम की। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रेकडाउन ऑफ होमोजेन, जिसका काम होता है होमोजेनिस्टिक एसिड को ब्रेक करना। ठीक है, और ये एसिड ब्रेक हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, देन द लेटर देन एक्यूमुलेट्स इन द टिश्यू। बाद में टिश्यू में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और क्या करता है, यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनिस्टिक एसिडूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनिस्टिक एसिडूरिया बोलते हैं। ठीक, आया समझ में। कुल मिला के जो तुम्हारा एंजाइम है ऑक्सीडेज, अगर ये होता तो ये होमोजेनेटिक जो तुम्हारा एसिड है उसको ब्रेक डाउन कर देता, या तो वो यूटिलाइज हो जाता बॉडी में, या क्या बोलते हैं, किसी की मात्रा में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एंजाइम ही नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, ये इसका एक्युमुलेशन हो जाता है बॉडी टिश्यू में, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर यूरिन के साथ ही निकलता है, जिसको हम लोग होमोजेनेटिक एसिडूरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द यूरिन ऑफ पेशेंट ऑफ अल्कापुटिनुरिया इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम आवर्स इन एयर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड। तो अभी ये कह रहा है कि जो पेशेंट का अल्कापुटिनुरिया पेशेंट है, इस कंडीशन को अल्कापुटिनुरिया बोला जाता है, जिसमें होमोजेनिस्टिक एसिड निकलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऐसे पेशेंट को अगर अलाउ करें कुछ घंटों के हवा के लिए, ठीक है, या उसकी एयर को, यूरिन, उसकी पेशेंट के यूरिन को हम लोग कुछ घंटों के लिए एयर में रखें, तो क्या होगा, उसमें जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा होमोजेनेटिक एसिड का। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसकी यूरिन क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर में हो जाएगी। किस कलर में हो जाएगी, ब्लैक कलर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखना है कि कुछ घंटों के लिए अगर हम रखते हैं तो किस कलर का हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन की वजह से ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, डायग्राम मैंने दिखा रखा है। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम मैंने दिखा रखा है। नॉर्मल यूरिन है और ये अल्कापुटिनुरिया यूरिन है। अब इस अल्कापुटिनुरिया को अगर एयर में रखें कुछ देर तक, ठीक है, एयर में अगर रखें कुछ देर तक, तो क्या होगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अगला। द पिगमेंट इज मिलेनिन लाइक एंड इज टर्म्ड ओक्रोनोसिस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड विर्चो। अब जो मिलेनिन जो टर्म था, ठीक है, या क्या बोलते हो ओक्रोनोसिस टर्म जो था, ये सबसे पहले विर्चो ने इसके बारे में क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। इट इज ए डिपोजिटेड बोथ इंट्रासेलुलरी और एक्स्ट्रासेलुलरी दोनों में। क्या है यहाँ, सॉरी मैंने इंटरसेलुलर लिख रखा है, लेकिन एक्स्ट्रासेलुलरी और क्या बोलते हैं इंट्रासेलुलरी, दोनों सेल में क्या होता है, ये डिपॉजिट होता है। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा होगा ये ई एक्स, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलरी होगा। ठीक, तो ये दोनों में ही क्या है, ये कंडीशन, ये मेलानिन क्या होता है, प्रेजेंस होता है। ये और को कोशिश वाला कंडीशन दे रखा है। ठीक है, ये जो दिया है यहाँ देख सकते हो, जो इसके कलर में हो रहा है, देखो कलर ऐसे ब्लैक ब्लैक हो गया ना। और ये क्या है, ये तुम्हारा मेलानिन को जैसे जो हो रहा है उसके लिए डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंटेशन। ठीक है, हीमोप्रोटीन मतलब जो हीम प्रोटीन से बने पिगमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हीम प्रोटीन मोस्ट ऑफ द आरबीसी सेल्स में होते हैं, इसीलिए उसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, हीमोप्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोजीनस। कैसा ये सब्सटेंस है, एंडोजीनस। अभी हम लोग एक्स्ट्रा जीनस पढ़ रहे थे जिसका स्किन पे ही इफेक्ट दिखता था। अब हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनका अंदर ब्लड में या स्किन के मतलब इंटरनल टिश्यूज़ में होंगे इफेक्ट,
बाहर नहीं दिख सकेंगे हम लोग, ठीक है। एंडोजीनियस पिगमेंट डिराइव फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब एंडोजीनियस पिगमेंट जो कहाँ से डिराइव्ड होता है, हीमोग्लोबिन से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एंडोजीनियस जो सब्सटेंस है वो हीमोग्लोबिन डिराइव्ड होते हैं। साइटोक्रोम एंड देयर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जो साइटोक्रोम होता है और उसके टूटे हुए प्रोडक्ट होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। साइटोक्रोम से और उनके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से बनता है, ठीक। नेक्स्ट, इन डिसऑर्डर आयरन मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स एक्युमुलेट इन द बॉडी। तो अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो आयरन के मेटाबॉलिज्म और उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनके पिगमेंट्स क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये कौन कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये पिगमेंट्स हो सकता है तुम्हारा हीमोसिड्रिन, ठीक है। एसिड हीमेटिन हो सकता है जिसको हीमोजोइन भी बोला जाता है। बिलरुबिन भी होता है पोर्फायरिन्स भी होता है। बिलरुबिन की देखो, बिलरुबिन की आप ऐसे समझ सकते हो, तुम लोग को पता ही है जॉन्डिस जनरली हम लोग देखते हैं कि आंखें पीली होने लगती हैं, हम स्किन येलो ब्रिस कलर का होने लगता है, तो हम लोग कहते हैं जॉन्डिस से टेस्ट कराओ। तो जॉन्डिस क्या है, एक तरह सा ब्लड का ही पार्ट है, वो सॉरी बिलरुबिन ब्लड का ही पार्ट है, ठीक है। जिसका ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगता है तो भी दिक्कत है, और उसका ब्रेकडाउन कम होने लगता है तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। और ये हीम प्रोटीन की वजह से ही ऐसा होता है। और हम लोग को इससे क्या है, कलर चेंजेस होते हैं स्किन के और आइस के, यूरिन के भी चेंज होने लगते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं क्या, कि जॉन्डिस हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से पिगमेंट्स की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन एंडोजीनस पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं हीमोसिड्रीन की वजह से क्या होता है। आयरन इज स्टोर्ड इन द टिश्यू इन टू फॉर्म्स। आयरन जो है टिश्यू में दो फॉर्म में कलेक्ट होता है, ठीक है। पहला होता है फेरिटिन विच इज आयरन कॉम्प्लेक्स टू एपोफेरिटिन एंड कैन बी आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये जो फेरिटिन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब एक अकेला नहीं होता है, कि पूरा एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक अकेला एलिमेंट नहीं है, इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। और जबकि हीमोसाइड्रिन भी क्या है, इसी का फेरेट आयरन का ही दूसरा फॉर्म है हीमोसाइड्रिन विच इज़ फॉर्म्ड बाय एग्रीगेट्स ऑफ फेरेटिन। अभी क्या कैसे बनता है फेरेटिन के एग्रीगेट्स, मतलब उसके जो कंपाउंड उसके सारे जोड़ने की वजह से एक पर्टिकुलर तुम्हारा एक फिक्स अमाउंट के कंपाउंड बनने से मिलने से ही बनेगा फेरेटिन, ठीक है। एंड इज आइडेंटिफाइड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। अब हीमोसाइड्रिन को हम लोग किससे आइडेंटिफाई करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी से, ठीक है। जबकि इसको हम लोग किससे कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, ठीक है। एज अ गोल्डन येलो टू ब्राउन, ये कैसे दिखाई देगा, गोल्डन येलो और ब्राउन दिखाई देगा। ग्रेनुलर पिगमेंट दिखाई देंगे इसमें कुछ, ठीक है। अभी पिगमेंट को जैसे गोल्डन येलो ब्राउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, हीमोसाइड्रिन especially within the mononuclear phagocytes of the bone marrow, spleen, liver, where the breakdown of sensation and cells takes place, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे दिखाई देगा जहाँ क्या बोलते हैं ब्लड का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, या अदर सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द हमने देखा बोन मैरो से ब्लड फॉर्मेशन होता है, स्प्लीन में ब्लड क्या होता है, ब्लड का टूटता है, ब्लड मतलब वहाँ से ब्रेकडाउन होकर नया ब्लड के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो इन जगहों पे ये क्या है, येलो गोल्डन येलो कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ग्रेनुलर पिगमेंट होगा और मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स होंगे इसमें, ठीक। आया समझ में। आयरन दो फॉर्म में था, फेरिन और हीमोसाइड्रिन, ठीक है। फेरिन के बारे में बता दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। हीमोसाइड्रिन क्या होता है, ये बनाता है कुछ फिक्स मात्रा में मिलके फेरेटिन को, ठीक है। और उस फेरेटिन को तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हो, जबकि हीमोसाइट्रिन को किस में देखोगे, तुम लाइट माइक्रोस्कोपी में देखोगे, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो इसमें तुमको ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा हीमोसाइट्रिन दिख रहा है तुमको ब्राउन कलर का, थोड़ा येलो ब्राउन कलर दिख रहा है, इसमें येलो तो नहीं दिख रहा है, ठीक। एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ हीमोसाइड्रिन अकर्स, अगर हीमोसाइड्रिन के स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, कंडीशन व्हेन द देयर इज इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ रेड सेल्स। तो इसकी वजह से अगर हीमोसाइड्रिन ज़्यादा मात्रा में बॉडी में कलेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी सेल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में जब होगा तो उसकी वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और मे बी बिलिरुबिन की मात्रा कम टूटे बिलिरुबिन, तो
बिल्रुबिन बढ़ सकता है, ठीक है। दिस में अकर ड्यू टू क्यों किसके कारण से हो सकता है, ठीक है। पहला कारण जो है तुम्हारा, पहला कारण है प्राइमरी हीमोक्रोमोटोसिस, ठीक है, प्राइमरी हीमोक्रोमोटोसिस। अब ये क्या होता है, आइडियोपैथिक होता है, ठीक है, हेरिडेटरी होता है। आइडियोपैथिक का मतलब जिसका कॉज पता नहीं होगा, ठीक है। हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक हो सकता है, हम लोग अपने पेरेंटल सेल से या पेरेंट्स से इसको एक्वायर करके लेके आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है ये एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड मतलब कि कहीं से भी हो सकता है, किसी पेशेंट से, हॉस्पिटल से, कहीं से भी, ठीक है। तो क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमियाज, एनीमिया क्रोनिक एनीमिया की वजह से ये हो सकता है। हेमोलाइटिक, हेमोलाइटिक मतलब हीमोग्लोबिन का ज़्यादा टूटना। फॉर एग्जांपल जैसे थैलेसीमिया होता है, इसमें पेशेंट का क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। साइटोप्लास्टिक एनीमिया, साइटोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द फीटल डेवलपमेंट के दौरान ऐसा हो सकता है, ठीक है। अल्कोहलिक सीरियोसिस, ठीक है। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल की मात्रा या ज़्यादा अल्कोहल लेने से ऐसा कंडीशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत बार अगर तुमने ब्लड डोनेट किया है या ब्लड लिया है कई लोगों से अलग अलग उसमें, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हो सकता है तुम्हारा सेकेंडरी हेमोसाइड्रिन, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हीमोसाइड्रिन के क्या इफेक्ट हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीमोसाइड्रिन एक्सेस आर, ठीक है। पहला तो लोकलाइज हीमोसाइड्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। दिस डेवलप व्हेनेवर देयर इज ए हेमरेज इनटू द टिश्यू। जब टिश्यू में हेमरेज होगा मतलब टिश्यू में क्या होगा, ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, तो ऐसे लोकल जगह प्लेसेस पे होता है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा विथ लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब ब्लड लाल रक्त कणिकाओं के टूटने की वजह से हीमोग्लोबिन के लिबरेटेड होने की वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है। विच इज टेकन अप बाय मैक्रोफेजेस वेयर इट इज डिग्रेडेड एंड स्टोर्ड एज अ हेमोसाइड्रिन। और ये मैक्रोफेज मतलब बड़ी मात्रा में हो सकता है और डिग्रेडेड एंड स्टोर्ड एज हेमोसाइड्रिन। और ये कहाँ पे, बाय मैक्रोफेजेस वेयर इट इज डिग्रेडेड, जहाँ पे ये क्या होता है, डिग्रेडेड टूटता है और क्या होता है, स्टोर होता है हेमोसाइड्रिन के फॉर्म में, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल आर एज अंडर, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला, चेंजिंग ऑफ चेंजिंग कलर्स ऑफ ब्रूस और ब्लैक आई आर कॉज बाय द पिगमेंट्स लाइक बिलिवर्डिन। तो हमने देखा होगा कि हमारे आइज का और क्या बोलते हैं, ब्रूज का क्या होता है, कलर चेंज होने लगता है, किसकी वजह से, बिलवर्डिन की वजह से, ठीक है। बिलरुबिन नहीं है, बिलवर्डिन है, ध्यान से देखना। और बिल एक है बिलरुबिन, ठीक है, एक बिलवर्डिन और एक बिलरुबिन है, ठीक है। विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ हीमोग्लोबिन इनटू हेमोसाइट्रिन। ये कब होता है, जब तुम्हारा हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से हीमो अ, हीमोग्लोबिन से क्या बनता है तुम्हारा, तुम्हारा हीमोग्लोबिन जब बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से तुम्हारा क्या बनता है, हीमो हीमो ट्रांसफ्यूजन ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, हीमोसाइड्रिन जब बनता है, तब ऐसा तुम्हारा होता है, क्या होता है, तो उसमें बिलिरुबिन और बिलिरुबिन क्या होते हैं, उनकी वजह से हमारे आई के कलर और ब्रूज क्या बोलते हैं, चेंज हो जाते हैं, येलोविश कलर के दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारा है ब्राउन इन ड्यूरेशन ऑफ अ लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्मॉल हेमरेजेस। तो हमारे क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में देखा है हमने कि लंग्स के कलर चेंज होने लगता है। क्यों होता है लंग्स का कलर ब्राउन कलर का होने लगता है, क्योंकि उनमें जो लंग्स के ब्लड सप्लाई कैपिलरीज कर रहे हैं वो ब्लीड करने लगती है। हेमरेज का मतलब था ब्लीड करना, ठीक है। तो अकरिंग इन मिट्रल स्टोनिसिस एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेलर, तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब पेशेंट मिट्रल स्टोनिसिस वजह से परेशान हो जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है किसका, हार्ट का। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड प्रॉपर तरीके से क्या होता है, सप्लाई नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से वहाँ के तुम्हारा लंग्स जो है वो ब्राउन कलर के डिस्कलरेशन होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। माइक्रोस्कोपी रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ हार्ट फेलर सेल्स इन द एल्वुलाई विच आर हेमासोसाइड्रिन लेडन एल्वुलर माइक्रोफेजेस, ठीक है। तो कह रहा माइक्रोस्कोपिक ने दिखाया है कि हार्ट फेलर होता है जिसकी वजह से एल्वुलाई जो है लंग्स के, वो क्या करते हैं, कलर चेंज होता है, वो डैमेज होते हैं, विच आर हीमोसाइड्रिन लैटेंट एल्वुलर माइक्रोफेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन को हीमोसाइड्रिन लैटेंट एल्वुलर माइक्रोफेज बोला जाता है, ठीक है। जब हार्ट फेल हो जाता है तो एल्वुलाई को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। जनरलाइज
जनरलाइज सिस्टमिक और डिफ्यूज हीमोसाइटोसिस, ठीक है। सिस्टमिक और डिफ्यूज हीमोसाइटोसिस के बारे में देखते हैं हम। सिस्टमिक ओवरलोड विथ आयरन में रिजल्ट इन जनरलाइज हीमोसाइटोसिस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सिस्टमिक ओवरलोड की वजह से आयरन में रिजल्ट जनरलाइज, आयरन के वजह से सिस्टमिक ओवरलोड ज़्यादा जब बढ़ेगा, सिस्टम पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आयरन का फ्लक्चुएशन होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जनरलाइज हीमोसाइटोसिस ये कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। देयर कैन बी टू टाइप्स पैटर्न, दो तरह के पैटर्न्स होते हैं इनका। पहला क्या होता है, पैरेनकाइमोटिस होता है, ठीक है, पैरेनकाइमोटिस होता है, डिपोजिशन होता है, अकर्स इन द पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ द लीवर, पेनक्रियाज, किडनी एंड हार्ट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आयरन का डिपोजिशन होने लगता है, कहाँ पे, लीवर, किडनी में हो सकता है, पेनक्रियाज में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, और पैरेनकाइमल सेल्स में हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसको पैरेनकाइमेटिक डिपोजिशन बोला गया है। और दूसरा जो है रेटिनोक्लो एंडोथीलियल्स, ठीक है, डिपोजिशन, तो अकर्स इन द आरी सेल्स, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में हो सकता है, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल्स डिपोजिशन। जहाँ पैरेनकाइमल सेल्स में हो रहा है उसको पैरेनकाइमेटिक डिपोजिशन बोल देंगे, जहाँ आरी को जैसे हो रहा है उसको रेटिकुलो एंडोथीलियल डिपोजिशन बोल देंगे। सिंपल सा है, उनके नाम से हमको पता चल रहा है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉजेज फॉर जनरलाइज और सिस्टमिक ओवरलोड ऑफ आयरन में बी एज अंडर, ठीक है। तो जनरलाइज सिस्टमिक ओवरलोड जो वजह है वो आयरन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं उसके आयरन के भी फ्लक्चुएस होने के। पहला, इंक्रीज आरबीसी लाइसिस, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है ज़्यादा, ठीक है, आरबीसी सेल्स ज़्यादा टूटने लगती है तो उनकी संख्या कम हो जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही रहती है, तो आयरन के ज़्यादा मॉलिक्यूल फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर हीमोग्लोबिन ज़्यादा फॉर्म होगा, ज़्यादा नंबर में फॉर्म होगा, और उसके बाद से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही होगी जितना पहले हो रही थी। बस अब क्या है, अब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई है, और दूसरा आयरन के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन आरबीसी कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा इंक्रीज आरबीसी लाइसिस, मतलब ब्रेक होना, लाइसिस का मतलब ब्रेक होना, उसके ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा नुकसान आरबीसी की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यह तो आयरन का क्या है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए। एब्जॉर्प्शन मतलब कि हम लोग आयरन इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं डाइट में, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन आयरन का ज़्यादा होगा, इसकी वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है सिस्टम पे, ठीक है। एक्सेसिव डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन, मतलब वही इंटेक ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, तो डाइट के मात्रा, अगर डाइट के फॉर्म में ज़्यादा ले रहे हो आयरन को, तो उसकी वजह से भी ओवरलोड पड़ सकता है सिस्टम पे, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं। इंक्रीज आरबीसी लाइसिस देखते हैं कैसे। तो बैरियस कह रहा है, इन बैरियस फॉर्म ऑफ क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब जिसमें आरबीसी सेल ज़्यादा टूटते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा कम होती है। ऐसे कंडीशन में एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, और इससे क्या होता है कि आयरन क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होने लगेगा, ओवरलोड हो जाता है। द प्रॉब्लम इज फर्दर कंपाउंडेड बाय ट्रीटिंग द कंडीशन विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग किससे सही करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्लड चढ़ा के करते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल आयरन थेरेपी या पेरेंटल आयरन थेरेपी देते हैं हम लोग, ठीक है, आयरन लेके एक्स्ट्रा आयरन हम लोग चढ़ाते हैं। द डिपॉजिट ऑफ आयरन इन दीज केसेस टर्म्ड एज अ एक्वायर्ड हीमोसाइटोसिस। अब इस आयरन को वजह से जो आयरन हम लोग ट्रांसफ्यूज कर, मतलब पेरेंटल आयरन थेरेपी दे रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अगर इसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक ठीक है। इनिशियली इन रेटिकुलर एंडोथेलियल टिश्यू बट में इवेंचुअली अफेक्ट द पेरेन्काइमल सेल। पहले स्टार्टिंग में किस में दिखाई देगा पिगमेंटेशन, हीमोसाइटोसिस रेटिकुलर एंडोथेलियल में, उसके बाद में पेरेन्काइमल सेल्स में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, एक्सेसिव इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की वजह से अ फॉर्म ऑफ हीमोसाइटोसिस इन विच देयर आर एक्सेसिव इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन। हीमोसाइटोसिस जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इंटेस्टाइन में आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लगा। व्हेन द इंटेक इज नॉर्मल, जब नॉर्मल मतलब इंटेक तो नॉर्मल है, हमने नॉर्मल वही खा पी रहे हैं, लेकिन क्या है, पहले जो 80% एब्जॉर्प्शन होता था वो 100% होने लगेगा, ठीक है। इज नोन एज आइडियोपैथिक और हेरिडिटरी
हीमोक्रोटोसिस, ठीक है। इसको हम लोग आइडियोपैथिक या तो हेरिडिटरी बोलते हैं, मतलब जेनेटिक, या तो इसका कॉज ही नहीं पता, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ मच मोर डिपोजिट्स ऑफ आयरन देन इन केस ऑफ एक्वायर्ड हेमोसाइटोसिस। ये मतलब जुड़ा रहता है ज़्यादा आयरन डिपोजिशन से नॉर्मली एक्वायर्ड हेमोसाइटोसिस की मात्रा में ज़्यादा इसमें क्या होता है, आयरन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। हीमोक्रोमेटिस इज द कैरेक्टराइज बाय ट्रायड ऑफ फीचर। तीन फीचर से हीमोक्रोमेटिस पहचाने जा सकते हैं। पहला पिगमेंटरी लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस होता है जिसमें लीवर का कलर चेंज हो जाता है, उसको पिगमेंटरी लीवर सिरोसिस बोलते हैं। उस ऐसे कंडीशन पहचान सकते हैं। पेनिक्रेटिक डैमेज रिजल्टिंग इन डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से पेनिक्रियाज अगर डैमेज हो रहा है तो हेमोसाइटोसिस वहाँ भी होगा, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन, ब्रोंजा डायबिटीज, डायबिटीज की वजह से स्किन का जो कलर चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंजा डायबिटीज, ठीक। आगे एक कल देख सकते हो स्किन पिगमेंटेशन ब्रोंजा डायबिटीज़ है, ठीक है। नॉर्मल से कैसे कलर चेंज हो गया है। एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, आयरन की ज़्यादा मात्रा लेने से क्या होता है, अफ्रीकन आयरन ओवरलोड, ठीक। अर्लियर इट वाज अ thought that those rural South African communities who consumed alcohol brewed in the ungalvanized iron vessels that served as a rich source of additional dietary iron might had cause hemocytosis, ठीक है। तो अभी कुछ रिसर्च में पाया गया है जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उधर रहने वाले, वो क्या करते हैं, वो भारी मात्रा में ये लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। वो अल्कोहल जो लेते हैं वो लोग मतलब वो अच्छे से क्या होता है, कंज्यूम होती है, बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। उस अल्कोहल में क्या होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। और क्योंकि अनगेल्वनाइज आयरन जो होते हैं वो जाके क्या होता है, वेसल्स में जाके आयरन के फॉर्म में डिपोजिशन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल जो अफ्रीका के लोगों में ऐसा ज़्यादा देखा गया है। लेटर इट वाज फाउंड एट अ जीन फेरोक्टिन विच पेडिपोजस आयरन ओवरलोड इन सच पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड हेंस द नेम, ठीक है। बाद में पाया गया कि जो फेरोप्रोटीन प्रोटीन एक तरह से जीन है जो पेरिपोडस आयरन ओवरलोड होती है, ठीक है, जो कि इन पीपल्स में पाया गया है, जिसकी वजह से ये नाम इनको दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, अर्लियर पर क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन का मतलब इसलिए नाम इनका जोड़ा गया क्योंकि इनके अंदर एक जीन होता है फेरोप्टीन को, जिसमें क्या होता है, पेरिपोडस आयरन ओवरलोड होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तुम्हारा एसिड हेमेटिन हेमेटोजोइन ये बचा है टॉपिक, ठीक है। फिर उसका बिलिरुबिन के बारे में पढ़ेंगे हम, और फिर पोरोफायरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपोफोसिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके टॉपिक ख़त्म होगा, ये कल लास्ट क्लास होगी इसकी। आज के लिए इतना ही, इतना रिवाइज करें आराम से घर पे।